नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं शरद, जो कि सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भाजपा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा जनता नेता प्रतिपक्ष को अब नेता अप्रतिपक्ष मानने लगी है। कहा संवैधानिक संस्थाओं को धमकी देने वाले राहुल अब हो गए हैं विध्वंसक। ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना प्रमुख का बड़ा बयान, कहा हमने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान समेत एक टोही विमान को किया था तबाह। दिल्ली के जैतपुर में दर्दनाक हादसा, भारी बारिश के कारण एक समाधि स्थल की दीवार गिरी, 7 लोगों की मौत। उत्तराखंड के धराली और हर्षिल में भारतीय सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का बचाव और राहत अभियान जारी। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। और देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है रक्षाबंधन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि देश की जनता नेता प्रतिपक्ष को अब नेता अप्रतिपक्ष मानने लगी है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राहुल गांधी अब संवैधानिक संस्थाओं को धमकी देने लगे हैं। जिस तरह से उन्होंने निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाए हैं, वो अब विध्वंसक हो गए हैं। राहुल उर्फ अराजक तत्व अब राहुल उर्फ विध्वंसक हो गए हैं। अब वो विध्वंस करना चाहते हैं संवैधानिक संस्थाओं का, भारत के लोकतंत्र का। आपको हक है अपने आरोप लगाने का भी और मुद्दे उठाने का भी, लेकिन धमकी देना नेता प्रतिपक्ष के लिए अशोभनीय है, निंदनीय है, पीड़ाजनक है हमारे लिए कि वो संवैधानिक संस्थाओं को अब धमकी देने लगे हैं। और वहीं भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, क्या वो संवैधानिक संस्थाओं का विरोध कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मीडिया में अनर्गल आरोप लगाते हैं और प्रमाण मांगे जाते हैं तो प्रमाण नहीं देते। जब चुनाव हारते हैं तो ठीकरा कहीं फोड़ना है, तो ठीकरा फोड़ते हैं वो कभी ईवीएम पे, कभी वीवीपैट पे, कभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, और झूठे आरोप लगाते हैं बिना तथ्यों के, और कभी औपचारिक शिकायत नहीं देते हैं। नो फॉर्मल कंप्लेंट इज एवर गिवन। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से धूल चटाई थी और इस बीच एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी अहम जानकारी साझा की है। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बेंगलुरु में आयोजित एक कार्यक्रम में बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान और एक अन्य बड़ा टोही विमान मार गिराया गया। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा किए गए हमलों को रोकने में रूस निर्मित S-400 एयर डिफेंस सिस्टम महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो बड़ा विमान गिराया गया वो एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम AWACS से लैस था। We have indication of at least one AEWNC in that AEWC hangar and a few F-16s which were under maintenance there. Apart from these, the SAGW systems, mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken out at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface to air kill.
और वहीं वायुसेना प्रमुख ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का एक प्रमुख कारण राजनीतिक इच्छा शक्ति का होना था। उन्होंने बताया कि हमें बहुत स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। तीनों सेनाओं के बीच बेहतरीन समन्वय ने ऑपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। I want to talk about something like, if I can say, what were the reasons for success? One, which I can think of, is that there was political will. I'm being very, very candid here, very open here, because I hear various versions of it. I think if I tell you something, people will have to believe, because I was there listening to everybody, attending every meeting. There was very clear political will, very clear directions which were given to us, and there were no kind of restrictions which were put on it. एयर चीफ मार्शल ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम 80 से 90 घंटे के युद्ध में इतना नुकसान कर पाए कि उन्हें पता चल गया कि अगर वे इसे जारी रखेंगे तो उन्हें इसकी और भी अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। और यही वजह थी कि उन्होंने हमारे डीजीएमओ को संदेश भेजा कि वे बात करना चाहते हैं। You know, more of high-tech war which was fought in about 88-90 hours of war, we were able to achieve, so much of damage to their system that it was very clear in their mind that in this current situation, if they continue, they are going to continue paying for it more and more. So they have come forward and sent a message again through DGMO कि हम बात करना चाहते हैं, and which was accepted from our side. और उधर आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बलात्कार हत्याकांड के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में नबन्ना अभियान रैली का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रैली में लोगों ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ नारे भी लगाए। साथ ही मुख्यमंत्री से राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल भी किए। नबन्ना अभियान रैली के दौरान पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल से जाने वाली है। ममता जाने वाला है। बंगाल वर्सेस ममता, बंगाली वर्सेस ममता, नारी वर्सेस ममता, जनता वर्सेस ममता। ममता शुड गो। नबन्ना अभियान रैली के दौरान भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि ममता बनर्जी डर गई हैं और इसीलिए पुलिस द्वारा जनता पर लाठीचार्ज करवा रही हैं। कोर्ट के आदेश से हम यहां रैली कर रहे हैं। ममता सरकार की अराजकता का जवाब जनता चुनाव में देगी। ममता डर गई है और पुलिस को देकर जनता को पीड़न कर रहे हैं, सबड्यू करने का कोशिश कर रहे हैं और लाठीचार्ज किया है। आज कोर्ट का अदालत का ऑर्डर से हम लोग कर रहे हैं। आज लाठीचार्ज किया गया है। अभया का पिताजी माताजी को भी मारा गया है। अर्जुन सिंह का माथा फाड़ दिया गया है। हम लोग को भी मारा गया है। आज इसका जवाब जनता देंगे 2026 में। कोई भी स्वैराचारी शासक, ऑटोक्रेटिक रूलर का अंत होता है। ममता का अंत का टाइम आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक का दौरा करेंगे, जहां वे बेंगलुरु में विकास की कई योजनाओं की सौगात देंगे। इनमें खास है 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और नई नम्मा येलो लाइन ट्रेनें, जिसमें मेट्रो भी शामिल है। बेंगलुरु से देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह की यह खास रिपोर्ट। देश की रेल सफर में एक और ऐतिहासिक कदम। 10 अगस्त 2025 को मिलने जा रही हैं 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु के KSR रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पहली वंदे भारत ट्रेन बेलगावी से क्रांतिवीर संगोली रायण बेंगलुरु के बीच चलेगी, जो बेंगलुरु, तुमकुरू, हासन, चिक्कमगलुरु, चित्रदुर्ग, दावणगेरे, हावेरी, धारवाड़, उत्तर कन्नड़ और बेलगावी जैसे जिलों को तेज रफ्तार से जोड़ेगी। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस अजनी, नागपुर से पुणे के बीच शुरू होगी, जिससे नागपुर, वर्धा, अमरावती, अकोला, जलगांव, नासिक, अहिल्यानगर और पुणे के यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। तीसरी वंदे भारत ट्रेन अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच चलेगी, जो अमृतसर, जालंधर,
पठानकोट, जम्मू और रियासी के यात्रियों को तेज और आरामदायक यात्रा का अनुभव दिलाएगी। वंदे भारत है, ये हमारा फ्यूचर एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट रहेगा इंटरसिटी ट्रैवल के लिए, जो आम आदमी की को दृष्टि में रखते हुए जो अमृत भारत ट्रेन्स है उसकी भी लॉन्च हो रही है। हम लोग वंदे भारत स्लीपर भी लॉन्च करने जा रहे हैं। ये धीमे धीमे एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूचर के प्रोडक्ट हो जाएंगे और 2030 तक लगभग जो वंदे भारत के प्रोडक्शन है वो उसमें काफी इजाफा होगा। वहीं देश को 3 और नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात के बाद बेंगलुरु के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी एक और बड़ी सौगात देंगे, यानी नम्मा मेट्रो की येलो लाइन की। इस 19.15 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर पर हर 25 मिनट में 3 चालक रहित ट्रेनें चलेंगी। यह कॉरिडोर दक्षिणी बेंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिक सिटी होते हुए आरवी रोड को बोम्मा संद्रा से जोड़ेगा, जिसमें 16 स्टेशन होंगे। इस नई येलो लाइन के शुरू होने से दक्षिण बेंगलुरु के औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और लोगों को विश्व स्तरीय आरामदायक यात्रा का आनंद। साथ ही सबसे बड़ी बात, लोगों को ट्रैफिक से निजात मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को बेंगलुरु में पर्पल लाइन और ग्रीन लाइन के बाद अब इस तीसरे येलो लाइन मेट्रो की भी शुरुआत करेंगे, जो यहाँ के लोगों को ट्रैफिक से निजात दिलाएगा और रागीगुडा से लेकर इंफोसिस तक का विश्व स्तरीय यात्रा का अनुभव भी कराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की जाने वाली रेल और मेट्रो से बेंगलुरु में विकास को और गति मिलेगी। कर्नाटक में चलने वाली यह 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी। वहीं आंकड़ों पर नजर डालें तो देश भर में वंदे भारत ट्रेन 144 सेवाओं के जरिए 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुंच चुकी है, जो अब 150 तक पहुंच जाएगी। सरकार का लक्ष्य अगले 3 वर्षों में 200 और वंदे भारत ट्रेनों को शुरू करने का है। निश्चित ही ये कहना गलत नहीं होगा कि बेंगलुरु से बेलगावी के बीच नई वंदे भारत ट्रेन और नई येलो मेट्रो लाइन यात्रा समय को तो कम करेंगी ही, साथ ही यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर का भी अनुभव कराएगी। अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, बेंगलुरु। और वक्त यहां पर एक छोटी से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के धराली और हर्षिल में भारतीय सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का बचाव और राहत अभियान जारी है। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। बचाव और राहत अभियान अभी भी जारी है। क्षेत्र में लिमची घाट तक सड़क मार्ग आवाजाही के लिए खुला है। वहीं 90 फुट ऊंचे बेली ब्रिज और हर्सिल तथा धराली के बीच 2 किलोमीटर लंबे पैदल मार्ग को सभी क्षेत्रों में उपयोग के लिए उपयुक्त मार्ग में बदलने का काम जारी है। राहत सामग्री और कर्मियों को लाने ले जाने के लिए धरासू से 2 MI-17 और 1 चिनूक हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं, जबकि मातली से 8 नागरिक हेलीकॉप्टर नागरिकों को निकालने के लिए सेवा में है। मतली हर्सिल क्षेत्र में मौसम साफ है, जिससे राहत और बचाव अभियान सुचारू रूप से जारी है। हमारी सबसे बड़ी जो प्राथमिकता थी वो सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना। 1000 से भी ज्यादा लोगों को आज तक वहां से रेस्क्यू किया जा चुका है। लोगों का पुनर्वास करना, लोगों को सहायता करना, लोगों के लिए वहां पर राशन इत्यादि की व्यवस्था करना। हमने तय किया है कि सभी आपदाओं में जिस प्रकार से एक पैकेज दिया जाता है वो पैकेज भी हम देंगे और इसके लिए समिति का गठन कर दिया गया है। और दिल्ली की बात करें तो आज सुबह से ही दिल्ली और आसपास के राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र के कई हिस्सों में रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है। कई इलाकों में जल भराव हो गया है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के कारण हवाई यातायात पर भी असर पड़ा है। दिल्ली और एनसीआर में भारी बारिश के कारण शास्त्री भवन, आरके पुरम, मोती बाग और किदवई नगर जैसे प्रमुख इलाकों में जल जमाव की स्थिति देखी गई, जिससे आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने कई हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। बिजली और गरज के साथ बहुत भारी बारिश की होने की चेतावनी भी दी गई है। और वहीं दिल्ली में तेज बारिश से जैतपुर थाना क्षेत्र में एक समाधि स्थल की दीवार गिर गई। हरिनगर के बाबा मोहन राम मंदिर के पास हुए हादसे में कई लोग मलबे में दब गए। सूचना पर दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। मलबे में दबे 7 लोगों की मौत हो गई है,
गंभीर रूप से घायलों को एम्स के ट्रामा सेंटर में और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां उनका उपचार चल रहा है। टीम अभी भी लोगों की तलाश में बचाव कार्य जारी रखे हुए है। उधर चुनाव आयोग ने 334 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया है। ये दल 2019 से 6 वर्षों तक एक भी चुनाव लड़ने की अनिवार्य शर्त पूरी करने में विफल रहे थे। इन दलों के कार्यालय भी कहीं भी भौतिक रूप से स्थित नहीं थे। चुनाव आयोग ने कहा है कि ये 334 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। कुल 2854 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में से छंटनी के बाद अब देश में 2520 राजनीतिक दल बचे हैं। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल और 67 राज्य स्तरीय दल हैं। सूची से हटाने की ये प्रक्रिया चुनाव आयोग की चुनावी प्रणाली को साफ सुथरा बनाने की व्यापक और सतत रणनीति का हिस्सा है। चुनाव आयोग ने कहा है कि ये पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल अब आयकर अधिनियम 1961 और चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29B और धारा 29C के प्रावधानों के तहत कोई लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि इस आदेश से असंतुष्ट कोई भी पक्ष आदेश के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर रक्षाबंधन मनाया। पीएम ने बच्चों से राखी बंधवाई। पीएम से मिलकर बच्चे उत्साह और उल्लास से भरे हुए नजर आए। प्रधानमंत्री ने इससे जुड़ा एक वीडियो भी साझा किया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि आज रक्षाबंधन के एक बेहद खास उत्सव की कुछ झलकियां यहां प्रस्तुत हैं। हमारी नारी शक्ति के निरंतर विश्वास और स्नेह के लिए उनका आभार। मैं तो मुझे भाई वाली राखी लाई हूँ पीएम के लिए। मैं तो मोदी अंकल के लिए पीकॉक वाली राखी लाई। मेरे साथ हाथ बनाएंगे। अच्छा ओहो हाथ मिला सकते हैं। हाथ मिलाना है। आप मेरे आई कार्ड से देख लो, मेरा नाम यहाँ पे है। सबसे ऊपर तुम्हारा होना चाहिए। शाबाश। आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मिला देश के नेता से सम्मान। रक्षा का धागा, विश्वास की डोर, दिल से निकलता है बस एक ही शोर। जय हिंद। आपके जैसे प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर बनना है। मातृभूमि करती अभिनंदन, भारत के आप को चंदन। नई सोच नई राह दिखाई, आशा की नव किरण जगाई। स्वच्छ भारत की ज्योति जलाई, जन आवाज से खुशहाली आई। मन की बात जन जन की आवाज, आप सपा के प्रधानमंत्री हुआ आज राष्ट्र को नाज। उज्ज्वला का दीप जलाया, हर घर चूल्हा तब जल पाया। अटल पेंशन और जीवन ज्योति, हर नागरिक का भविष्य मोती। डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया से हर युवा को मिला आत्मबल। ऑपरेशन सिंदूर से शौर्य दिखाया, दुश्मन को भारत का जौहर दिखलाया। मातृभूमि करती अभिनंदन, भारत भाल के आप हो चंदन। भारत भाल के आप हो चंदन। धन्यवाद। ये सारी योजनाएं आपको याद है? हाँ जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बधाई। हम आभार से आए हैं, उन्नत मन गर्व से छाए है। जब भी कभी कोई संकट सामने आया, सिंदूर की तरह स्नेह लुटाया। आपने बेटियों को लौटाया उनका घर, अब ना कोई डर ना कोई सफर। हमारे देश में एक है ऐसा कर्म योगी, जिसकी मिसाल कहीं नहीं होगी। बहुत बड़ी राखी लाई हो। हाँ। मैंने सुना आपके पास नंदी और गंगा है। हाँ, तुम्हें मालूम है? शाबाश, ये बहुत बढ़िया किया। उनकी राखी में मैंने उनकी नंदी जी की फोटो लगाई थी, तो वो खुद बड़े शौक से थे कि इन छोटे छोटे बच्चों को भी कैसे पता। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने किसी बड़े से बात कर रही हूँ जिनको मैं बहुत टाइम से जानती हूँ। मैं एक
तो बच्चे को नहीं संभाल सकती, आप इतने बड़े दुनिया को संभाल लेते हो। नहीं, आप लोग संभालते हैं। आप हमारे वॉरियर सेवियर दोनों। मैंने पीएम से बोला, वो हमारे सबसे बड़े सेवियर वॉरियर हैं और मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ। दुनिया के सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। न्यूज़ हेडलाइंस। दी दिल्ली गवर्नमेंट हैज ओपन्ड 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर टू इम्प्रूव हेल्थ केयर। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी है तो झांसी वाली रानी थी। वाले रानी बन के आई हो। मैं जब छोटी थी तो मेरी विश यही थी कि मुझे एक बार पीएम से मिलना है। आज मेरी विश पूरी हो। और राष्ट्रपति भवन में रक्षाबंधन का त्योहार काफी उत्साह के साथ मनाया गया। इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह त्योहार दिव्यांग बच्चों के साथ मनाया। तेलंगाना से आई दिव्यांग बालिकाओं ने इस मौके पर राष्ट्रपति को राखी भी भेंट की। राष्ट्रपति भवन में इस मौके पर 17 राज्यों से 600 से ज्यादा स्कूली बच्चे शामिल हुए थे। राष्ट्रपति ने बच्चों को वृक्षारोपण करने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रपति ने बच्चों को बताया कि पेड़ पौधे सुरक्षित रहेंगे तो हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि जिस तेजी से जंगल सिमट रहे हैं, ऐसे में पेड़ पौधों को भी आज के दौर में रक्षाबंधन की जरूरत है। आज हम लोगों को सुरक्षा देने वाला सबसे बड़ा चीज है पेड़ पौधा। पेड़ पौधा हमको सुरक्षा देते हैं, हमको ऊर्जा देते हैं, जिंदगी देते हैं। जिंदगी जीने का ये एक बहुत बड़ा सोर्स है। पेड़ पौधा को भी रक्षा बांधने की जरूरत है। अभी जैसे प्रकृति का परिवर्तन हो रहा है, इसके लिए हम लोगों को इसी दिशा में काम करना होगा और पेड़ पौधा को भी हम रक्षा बांधेंगे। ये केवल मनुष्यों क्या सुरक्षा के नहीं, जितने पशु पक्षी जितने भी जीव जंतु, उसके साथ साथ ये प्लानेट का रक्षा करेंगे। ये पृथ्वी का रक्षा करने के लिए हमको आगे जाना होगा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्कूली बच्चों और ब्रह्मा कुमारी संगठन के सदस्यों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। बहनों ने रक्षा मंत्री की कलाई पर राखी बांधी और उनके मंगल की कामना की। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में स्कूली बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। दिल्ली के विभिन्न स्कूलों के अलावा वृंदावन के संवेद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल की छात्राओं ने भी इस मौके पर पीयूष गोयल को राखी बांधी। बच्चों ने इस मौके पर देशभक्ति के गीत भी गाए और राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम पर अपने विचार साझा किए। भाजपा की केरल इकाई ने हाल ही में जारी मसौदा मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर अनियमितता और सत्तारूढ़ वाम दलों पर सरकारी अधिकारियों के सहयोग से हेरफेर अभियान चलाने का आरोप लगाया। केरल भाजपा के राज्य महासचिव अनूप एंटनी ने दावा किया है कि पार्टी ने राज्य भर में 5 लाख से अधिक विसंगतियों का पता लगाया। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने राज्य चुनाव आयोग को इसकी विस्तृत शिकायत भी दी है और कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रही है। नया वोट ऐड करने का प्रोसेस चालू है। इस दौरान इन लोगों ने वोटर लिस्ट का मैनिपुलेशन भी बहुत हद तक करने का कोशिश किया। भारतीय जनता पार्टी केरला ने इस विषय को बहुत डिटेल में स्टडी किया, एनालिसिस किया। एक एक पंचायत का डेटा हमने रिट्रीव किया, उसको पूरा एनालाइज किया टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर यूज करके। तब हमारे सामने ये विषय आया कि काफी सारे लाखों 4 से 5 लाख के लगभग केरला में वोट जो वोटर लिस्ट में अभी जो वर्तमान में वोटर लिस्ट में जो वोट है वो डुप्लीकेट वोट है या इर्रेगुलर वोट है या इलीगल वोट है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।